गुड आफ्टरनून बच्चों। तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 14 जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया था। नेचुरल रिसोर्सेज वाला जो चैप्टर था, आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर, इसका अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 15, जिसका नाम है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस। तो ऐसे सोर्सेस, ऐसी चीजें जिनसे हमें खाने पीने की चीजें मिल सकती हैं, उन रिसोर्सेज को कैसे इम्प्रूव किया जाता है, किस टाइप की क्वालिटीज किसी अच्छे रिसोर्स में होनी चाहिए, वो रिसोर्स जो है किस क्वांटिटी में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, कैसे हम लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सभी हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें बच्चों इस चैप्टर में, या फिर हमारे लिए जो मेजर फूड रिसोर्स है वो है क्रॉप। क्रॉप क्या है? जब हम लोग एक लार्ज क्वांटिटी में सिमिलर काइंड ऑफ प्लांट्स को ग्रो करते हैं और उन्हें कल्टीवेट करते हैं, तब इस प्रैक्टिस को हम लोग नाम देते हैं क्रॉप। आप लोग क्रॉप की डेफिनेशन लिखिएगा। हाँ कृष्णा, लास्ट चैप्टर में और इस चैप्टर में सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स ही करने हैं। क्रॉप की डेफिनेशन लिख लीजिए बच्चों, लिखिएगा। ग्रोइंग ग्रोइंग सिमिलर काइंड ऑफ plants in a large area for cultivation is called crop. तो जैसा कि हम लोग वही पहले ही पढ़ के आए हैं कि एक बैलेंस डाइट हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमारी डाइट के अंदर बहुत सारी चीजें, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन्स हो, फैट्स हो, विटामिन हो, मिनरल्स हो, अमाइनो एसिड्स हो, ये सभी एडिक्वेट अमाउंट में होनी चाहिए, पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। इंडिया, जिसकी पॉपुलेशन आप सभी को पता होगी 135 करोड़ से भी ज्यादा हो गई है, और ये पॉपुलेशन लगातार जो है क्या होती जा रही है, बढ़ती ही चली जा रही है। जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होती है, सप्लाईज की डिमांड जो है, रिसोर्सेज की डिमांड उतनी ही ज्यादा हो जाती है। डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई अगर उतना ज्यादा ना हो, तो यहाँ हर एक को प्रॉपर अमाउंट में जो सर्विसेज हैं वो नहीं मिल पाएंगे। तो जैसा इंडिया एक बहुत ज्यादा पॉपुलेशन वाला कंट्री है, यहाँ पर हर साल अगर हम लोग बात करें तो 4 बिलियन टन्स से भी ज्यादा जो अनाज है, ग्रेन, वो हर साल जो है उगाया जाता है। फिर भी ये अनाज जो है, ये सारे के सारे लोगों की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता। जैसा कि आप सबको पता ही है कि भाई लैंड मास जो है हम लोग कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए, रेलवे लाइंस के लिए, रोड्स के लिए, अलग अलग कामों के लिए यूज में ले रहे हैं, है ना, घर बनाने के लिए। पर बहुत धीमे धीमे करके हम लोगों का जो इंटरेस्ट है क्रॉप प्रोडक्शन से, फार्मिंग से, वो हटता जा रहा है। अगर हर कोई सूट बूट पहन करके ऑफिस जाकर के काम करेगा, तो हमारे लिए खाने के लिए जो अनाज है वो कौन ग्रो करेगा? दूसरा, जमीन जो है उसकी बहुत ज्यादा कमी, शॉर्टेज जो है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, वो होती चली जा रही है। तो इस वजह से इंडिया जैसी कंट्री, जो कि एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है, उसमें भी खाने की कमी, रिसोर्सेज की जो कमी है वो होती जा रही है। ना सिर्फ क्रॉप की, लाइव स्टॉक की, या इवन मिल्क जो है मिल्क प्रोडक्शन, उसकी भी जो अवेलेबिलिटी है वो घटती चली जा रही है, क्योंकि कॉन्टिन्यूसली जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा रेट से बढ़ती जा रही है, और एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जो है वो उसी रेट से घटती चली जा रही है। तो हम लोगों के पास में जो तरीका है आगे बैलेंस बनाए रखने का,
वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये टर्म आप लोगों ने सोशल साइंस के अंदर पढ़ा होगा, शायद आप में से कईयों को इसका मतलब भी पता हो, नहीं पता तो मैं बताता हूं। सस्टेनेबल प्रैक्टिस या सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि आप किसी रिसोर्स को इस तरीके से यूज में लीजिए कि वो आपकी डेली नीड्स को तो सेटिस्फाई कर दे, आपकी जो जरूरत है वो उन्हें तो पूरा कर ही दे, इसके अलावा फ्यूचर के लिए भी वो कंजर्व रह जाए। मतलब ऐसा ना हो कि आपको क्या मिला, कहीं से वाटर का सोर्स मिला, आपने उस सारे वाटर सोर्स का इस्तेमाल कर लिया बिना ये सोचे समझे कि फ्यूचर में पानी कहां से मिलेगा। आप सभी ने वो कहानी तो सुनी होगी, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी। तो सोने का अंडा देती थी मुर्गी, उस बंदे ने लालच के चक्कर में मुर्गी का पूरा पेट फाड़ दिया और फिर उसको अंडे मिलने बंद हो गए। तो हमें भी कुछ इस तरीके से करना है कि आज जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उन्हें हम लोग आज की आज खत्म ना कर दें, मतलब ओवर एक्सप्लॉइट उसे नहीं करना है। आप आपकी डेली नीड सेटिस्फाई हो गई, जितनी जरूरत थी उतना काम हो गया, अब उसको और एक्सप्लॉइट मत कीजिए, ताकि फ्यूचर की जो जनरेशन है वो भी उससे वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स जो है उसे पा सके। तो हमें इस तरीके के सस्टेनेबल प्रैक्टिस या सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है उसकी जरूरत है। तो इस चैप्टर में हम लोग डिफरेंट क्रॉप्स या एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी फार्मिंग, फिशरी, पोल्ट्री, बी कीपिंग, है ना, एपीकल्चर जिसको हम लोग बोलते हैं, इन सब की हम लोग बात करेंगे। तो जो सबसे पहला टॉपिक हम लोग के पास में आ रहा है वो है इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड्स। इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड्स, ठीक। क्रॉप यील्ड, क्रॉप यील्ड का मतलब होता है पर हेक्टेयर, एक हेक्टेयर में कितनी क्रॉप हम लोगों ने ग्रो की है, इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉप यील्ड। हमारे पास में अलग अलग तरीके के क्रॉप्स होती हैं, जैसे कि अगर हम लोग बात करें सीरियल्स की, तो इस सीरियल्स में आपका वीट आ जाता है, राइस आ जाता है, मेज आ जाता है, मिलेट्स आ जाते हैं, सोरगम आ जाते हैं। इनसे जो मेजर जो हमारे डाइट में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट, जिनसे हमें मिलती है एनर्जी, जिनसे हमें मिलती है एनर्जी। दूसरे आपके पल्सेस, दाल वगैरह, जैसे कि ग्राम चना दाल जिसको बोलते हैं, पी मटर दाल, या फिर ब्लैक ग्राम उड़द जैसे को बोलते हैं, ग्रीन ग्राम मूंग, पिजन पी अरहर, लेंटिल मसूर, ठीक है। तो इसके अलावा सोयाबीन, ग्राउंडनट, सीसम, कस्टर, मस्टर्ड और लाइनसीड, सनफ्लावर, ये सभी जो है आपको हमें प्रोवाइड करते हैं फैट्स। इनसे हमें क्या मिलता है, फैट मिलता है। इसके अलावा वेजिटेबल्स हैं, स्पाइसेस हैं, मसाले हैं, फ्रूट्स हैं, इनसे हमें विटामिन्स और मिनरल्स मिलते हैं। इनके अलावा इनके साथ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट और फैट भी मिलता है। इसके अलावा ऐसे फूड क्रॉप्स हैं जो कि लाइव लाइव स्टॉक का मतलब है जो हम लोग कैटल्स वगैरह ग्रो करते हैं, जो जानवर पालते हैं, उनके खाने पीने के लिए, उनके खाने पीने के लिए चारा वगैरह जो हम लोग बोलते हैं, तो चारे के तौर पर इन क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है। आप बिल्कुल देखते होंगे अपने आसपास कि बहुत से लोग जो कि कैटल्स वगैरह रखते हैं, उनके पास अगर कोई छोटा मोटा खेत है तो वो उसके अंदर जनरली लाइव स्टॉक जो है वो उसी की क्रॉपिंग करते हैं, ठीक है। तो आपके पास में क्वेश्चन है, व्हाट डू वी गेट फ्रॉम सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। जो आप मैंने आपको बताया कार्बोहाइड्रेट, एक से आपको प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स एटसेट्रा ये सब मिल जाएंगे। जो डिफरेंट क्रॉप्स, अलग अलग जो क्रॉप्स होती हैं, उन सभी को ग्रो करने के लिए, बेटर रेट से डेवलपमेंट करने के लिए अलग अलग टाइप की कंडीशंस जो हैं वो चाहिए होती हैं। जैसे कि कंडीशंस की मैं बात करूं तो क्लाइमेटिक कंडीशंस, क्लाइमेटिक कंडीशन का मतलब कि धूप कितनी आती है, बारिश जो है वो कितनी हो रही है, टेम्परेचर। फोटो पीरियड, फोटो पीरियड हम लोग बोलते हैं वो टाइम पीरियड जो कि कोई भी प्लांट लेता है फ्लावरिंग के लिए, फूल वगैरह खिलने के बाद में ही फ्रूट आता है, तो फूल वगैरह खिलने के लिए कि देर तक या कितनी ज्यादा मात्रा में धूप, फोटो, फोटो का मतलब होता है लाइट, लाइट चाहिए प्लांट को, उसको हम लोग बोलते हैं फोटो पीरियड। सभी को पता है
कि लाइट की हेल्प से प्लांट जो है वो कौन सा प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए लाइट। तो ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड फ्लावरिंग, ये दोनों चीजें कहीं ना कहीं प्लांट की इस चीज पे डिपेंड करती हैं कि सनलाइट उन्हें कितनी मिलेगी। आपने देखा होगा जो बड़े पेड़ वगैरह होते हैं, पौधे वगैरह होते हैं, उनके एकदम पास में हम लोग नया पौधा नहीं लगाते। उसका कारण ये है कि जो बड़ा पौधा है वो उस छोटे प्लांट पर धूप वगैरह नहीं आने देगा, मतलब या फिर बहुत कम आने देगा, और उसकी ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी। दूसरा, जो बड़ा पौधा होता है उसे ज्यादा न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं सॉइल से, तो वो सॉइल से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स खींच लेगा, जिसकी वजह से स्मॉलर प्लांट को न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो प्रॉपर अमाउंट में मिल नहीं पाएंगे। तो इस वजह से हम लोग जनरली किसी बड़े प्लांट से थोड़ा दूर लगाते हैं किसी छोटे प्लांट को। तो सनलाइट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सनलाइट की हेल्प से ही फोटोसिंथेसिस परफॉर्म किया जा सकता है। हाँ जी, कौन सा पिगमेंट है जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है? पिगमेंट का नाम बताओ। जल्दी बताओ चलो, कौन सा पिगमेंट है जिसकी हेल्प से फोटोसिंथेसिस होता है? क्लोरोफिल। और अब ये भी मुझे बता दो कि प्लांट सेल के किस सेल ऑर्गेनल में ये क्लोरोफिल पाया जाता है, याद हो अगर आपको। हाँ जी, प्लास्टिड, जिसे हमने क्लोरोप्लास्ट नाम दिया था। शाबाश कृष्णा। हाँ जी, तो सनलाइट चाहिए। तो ये इन सभी फैक्टर्स पर किसी भी क्रॉप की या प्लांट की ग्रोथ डिपेंड करती है। कुछ क्रॉप्स हैं जिनको रेनी सीजन में ग्रो किया जाता है, जो कि है जून टू अक्टूबर। इन क्रॉप्स को हम लोग बोलते हैं खरीफ। और कुछ क्रॉप्स हैं जिन्हें विंटर सीजन में ग्रो किया जाता है, जिन्हें हम लोग बोलते हैं रबी क्रॉप्स, जो कि नवंबर से अप्रैल इस मंथ में ग्रो की जाती हैं। कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें खरीफ क्रॉप की, तो पैडी, सोयाबीन, पिजन पी, मेज, कॉटन, ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम एटसेट्रा, ये सब खरीफ क्रॉप के एग्जाम्पल हैं। वहीं वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, लिंसीड, ये सब के सब रबी क्रॉप के एग्जाम्पल है। आप देखेंगे मटर वगैरह गर्मियों में नहीं दिखती हमें, सर्दियों में खूब मिलती है और बहुत सस्ती मिलती है, क्योंकि इस समय प्रॉपर क्लाइमेट, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, ये सब कुछ जो है वो पी प्लांट के लिए परफेक्ट होता है ना। इंडिया की अगर हम लोग बात करें, तो इंडिया के अंदर जो ग्रेन्स का प्रोडक्शन है वो 1952 से लेकर के 2010 तक, इसमें 4 गुना बढ़ोतरी देखी गई है। और अगर लैंड एरिया की बात करें, जमीन की बात करें, जमीन में सिर्फ 25% इंक्रीमेंट ही देखा गया है। भाई 4 गुना का मतलब हो गया 4 टाइम्स। 4 टाइम्स बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। इंक्रीमेंट आपका सिर्फ 20% लैंड में आया है, क्योंकि लैंड जो है बाकी सारे कामों के लिए इस्तेमाल में ली जा रही है। कोई भी फार्मिंग जो है उसको परफॉर्म करने के लिए 3 बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। पहली स्टेप तो होती है चॉइस ऑफ सीड। भाई प्लांटिंग के लिए आपको क्या चाहिए? सीड चाहिए। अब सीधी सी बात है, सीड जो है जिस क्वालिटी का होगा उसी क्वालिटी का आपका प्लांट आएगा, और फिर प्लांट जो है आपको उसी तरीके की फसल देगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है पहला, कि आपको सेलेक्ट करना है कि आपको सीड किस टाइप का चाहिए। दूसरी जो स्टेज है वो है जो क्रॉप प्लांट आपने ग्रो किया है उसे नरिशमेंट प्रोवाइड करना। भाई प्रॉपर इरिगेशन हो उसका, है ना, उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिले, आप फर्टिलाइजर्स, मैन्योर वगैरह ये सब उसे प्रोवाइड करें। और तीसरा जो है वो है प्रोटेक्शन,
कि भाई आपकी जो प्लांट है वो ग्रो कर रहे हैं अच्छी रेट से, पर कोई मान लो बीमारी हो जाए, कोई इंसेक्ट या कुछ जानवर एनिमल्स आकर के खराब कर दे, है ना, तो इन सब से उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। ये हम लोग 3 स्टेप्स में पढ़ेंगे। पहला क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट, दूसरा क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट, तीसरा क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट की। ये पहली स्टेप है कि सीड जो है जिससे आप प्लांटिंग करने वाले हैं, उस सीड का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक ऐसा सीड चाहिए जो कि आपको अच्छी यील्ड, अच्छी पैदावार पर हेक्टेयर में ज्यादा से ज्यादा क्रॉप जो है वो आपको प्रोवाइड करे। ऐसा करने के लिए हम लोग अलग अलग वैरायटी के सीड्स बनाते हैं बाय ब्रीडिंग। ब्रीडिंग का मतलब है एक प्लांट से पोलन ग्रेन्स लिए, दूसरे प्लांट से स्टिग्मा, पोलन ग्रेन्स को स्टिग्मा पर गिरवाया, जिससे आगे आपका एम्ब्रियो जाइगोट बने और उससे आपका सीड तैयार हुआ। तो मतलब जो सीड है उसमें दोनों प्लांट्स की क्वालिटी होंगी। अब आपको तो ऑब्वियसली बेटर क्वालिटी का सीड चाहिए, तो सीधी सी बात है आप दो ऐसे इंडिविजुअल प्लांट्स को आपस में क्रॉस करवाएंगे जिनके अंदर अच्छी अच्छी क्वालिटीज हो। तो इस ब्रीडिंग प्रोसेस को बच्चों आपको नाम मिल जाएगा हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। हाइब्रिडाइजेशन। आप बिल्कुल चाहेंगे कि आपका जो प्लांट ग्रो करे वो डिजीज रेजिस्टेंस हो, मतलब कि उसे बीमारियां होने के चांसेस कम से कम हो। फर्टिलाइजर्स को रेस्पॉन्स करे कि भाई आप फर्टिलाइजर्स प्रॉपर अमाउंट में देते जा रहे हैं पर प्लांट एब्जॉर्ब ही नहीं कर रहा, तो फर्टिलाइजर्स को रेस्पॉन्स करे। फिर जो प्रोडक्शन है उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी। भाई क्वालिटी का मतलब जैसे कि आप लोगों ने नींबू उगाया, अब आपने नींबू बहुत सारा उगा लिया, क्वांटिटी तो बहुत अच्छी हो गई, पर क्वालिटी मान लो वो नींबू जो है उसके अंदर जो जूस है, लेमन जूस, वो बहुत कम है, या सीड्स उसमें बहुत ज्यादा हैं, या फिर उसके ऊपर ब्राउन कलर के डॉट्स वगैरह बने हुए, तो आपने क्वांटिटी तो बना ली पर क्वालिटी तैयार नहीं कर पाए। तो हम लोग चाहेंगे कि सीड ऐसा हो, सीड में ऐसी क्वालिटीज हो, ऐसे प्लांट्स की क्वालिटी हो जो कि क्वालिटी भी दे और आपको क्वांटिटी भी दे। हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस के दौरान हम लोग दो अलग अलग प्लांट्स के जीन्स को मिलाते हैं। दो अलग अलग प्लांट्स के जीन्स को हम लोग मिलाते हैं। जीन्स को मिलाने का प्रोसेस बिल्कुल वही है जो मैं आपको समझा रहा हूं कि एक का पोलन ग्रेन लीजिए और दूसरे से स्टिग्मा लीजिए। क्रॉसिंग, ये जो है मतलब हाइब्रिडाइजेशन, दो अलग अलग वेराइटीज के बीच में की जा सकती है, जिससे आप बोलते हैं इंटर वेराइटल क्रॉसिंग। या हो सकता है ये की जाए दो अलग अलग स्पीसीज के बीच में, जिसे हम लोग बोलते हैं इंटर स्पेसिफिक क्रॉसिंग। या फिर ये इंटरजेनिक होनी चाहिए, हो सकती है दो अलग अलग जीन्स के बीच में क्रॉसिंग। ठीक है, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका है प्लांट में बाहर से कोई जीन डाल दिया जाए। एक तो तरीका हुआ दो अलग अलग प्लांट्स के जीन को आपस में मिला दो, नया आप क्या बना देंगे, हाइब्रिड सीड बना देंगे। या आपके पास में एक प्लांट है और आपने आज जो टेक्नोलॉजी है हमारे पास में, डीएनए आरएनए को तक को हम लोग निकाल सकते हैं किसी सेल में से, तो आप जीन्स जो है उसे किसी प्लांट में इंट्रोड्यूस करवा दीजिए। जब वो जीन प्लांट एब्जॉर्ब कर लेगा, तो जब वो प्लांट रिप्रोडक्शन करके नई ऑफस्प्रिंग मतलब कि नए प्लांट्स बनाएगा, तो उन प्लांट्स के अंदर भी वो जीन जाएगा और वो जीन अपना असर दिखाएगा। असर दिखाने का मतलब जो आप क्वालिटी चाह रहे थे कि आपके प्लांट्स में वो क्वालिटीज हो, वो आपको देखने को मिलेंगी। और इस टाइप की क्रॉप्स को बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। पैराग्राफ का लास्ट जो है उसमें आपको मिल जाएगा जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, ऐसी क्रॉप्स जिनके जीन्स को चेंज कर दिया गया है बाय इंट्रोड्यूसिंग सम अदर जीन्स ऑफ डिजायरेबल क्वालिटीज। ठीक है, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, ये आजकल जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप जो है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में हम लोग इस्तेमाल में लेते हैं। फार्मर्स को अच्छी क्वालिटी की अगर पैदावार करनी है, यील्ड तैयार करनी है, तो उन्हें सीड अच्छी क्वालिटी का सेलेक्ट करना
पड़ेगा। अब वो सीड जो है वो अपने हिसाब से सेलेक्ट करते हैं। अब पर नॉर्मल जो करेक्टरिस्टिक सीड के लिए देखी जाती है वो ये कि भाई सीड ग्रो तो करेगा या नहीं। बहुत बार ऐसा होता है कि बीज आप डालते हैं पर बीज जो है वो ग्रो नहीं कर पाता। फिर सीड जो है वो जर्मिनेट कर जाएगा कि नहीं। अब मान लो भाई आपके पास में, आप ऐसी जगह आपका खेत है जहां पर पानी जो है वो बहुत कम है। अब जर्मिनेट करने के लिए पानी तो चाहिए चाहिए, पर आपके यहाँ पानी नहीं है तो क्या कीजिएगा, फार्मिंग थोड़ी ना छोड़ सकते हैं। तो आप इस केस में ऐसा सीड तैयार करना चाहेंगे या ऐसा सीड खरीदना चाहेंगे जो कि कम पानी में भी जिंदा रहे, जर्मिनेट कर जाए और प्लांट को ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट ना हो। बाकी इस चीज पे भी डिपेंड करता है प्लांट या फिर सीड कि वहां मौसम कैसा है, सॉइल की क्वालिटी कैसी है। जैसे आपने सुना होगा जो चावल वगैरह होते हैं वो क्ले के अंदर, चिकनी मिट्टी जो होती है उसमें ग्रो किया जाता है, और नॉर्मल जो वीट होता है वो सिल्ट के अंदर ग्रो किया जाता है। तो अलग अलग प्रॉपर्टीज के हिसाब से। इसके अलावा पानी, वाटर जो है उसकी अमाउंट, उसकी अवेलेबिलिटी वहां पर कितनी है। ऐसी जगह जहां या तो अकाल पड़ा हो, ड्रॉट हो, या ऐसी जगह जहां पानी बहुत ज्यादा हो, फ्लड की सिचुएशंस हो, दोनों कंडीशंस में आपका सीड ग्रो कर पाए उस अकॉर्डिंग हम। सॉरी बच्चों, कुछ नेटवर्क इशू आ गया था। हाँ जी, मैं बता रहा था कि सीड को सिलेक्ट करने का जो पर्पस होता है किसी भी फार्मर का, वो पर्पस क्या है इसकी अगर हम लोग बात करें तो पहला पर्पस होता है हायर यील्ड। कि हर जो आपका फार्मर है वो ये चाहता है कि सीड ऐसा हो जो कि ज्यादा से ज्यादा आपको क्या दे, यील्ड दे, मतलब कि पर हेक्टेयर में आपको ज्यादा से ज्यादा प्लांट जो है वो ग्रो करके आपको दे। दूसरा, इंप्रूव्ड क्वालिटी, भाई आपको क्वांटिटी मतलब यील्ड तो ज्यादा दे ही दे, इसके अलावा जो क्रॉप आप ग्रो कर रहे हैं उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। जैसे कि देखो, आपकी मम्मी वगैरह जो होती है वो गेहूं वगैरह लेती है, तो वो ये देख करके लेती है कि किस गेहूं के आटे से जो है रोटी अच्छी बनेगी। तो भाई गेहूं तो सभी जो है वो हम लोगों को कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन दे सकते हैं, पर हमारी मम्मी वगैरह ये देखती है कि भाई गेहूं ऐसा होना चाहिए जिसके आटे से रोटी टूटे नहीं, अच्छी फूल जाए, खाने में स्वादिष्ट हो। तो ये सब हम लोग देखते हैं कि भैया जो क्वालिटी है उसे कैसे इंप्रूव किया जाए। बेकिंग क्वालिटी ऑफ व्हीट देखते हैं, या ये देखते हैं कि दाल में कितना ज्यादा प्रोटीन मौजूद है,
जो ऑयल हमें मिलता है, चाहे वो मस्टर्ड हो, चाहे सनफ्लावर का ऑयल हो, कौन हमें ज्यादा क्वालिटी, ज्यादा अच्छी क्वालिटी का ऑयल दे सकता है, और कौन हमें ज्यादा बढ़िया क्वालिटी की वेजिटेबल्स या फ्रूट जो है वो प्रोवाइड कर सकती है। तो ये सारी चीजें हम लोग देख करके सेलेक्ट करते हैं कि सीड हमें कौन सा चाहिए और कौन सा नहीं। इसके अलावा हमारा हम लोग ये भी देखते हैं कि आखिर बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स के लिए कोई सीड या क्रॉप कितनी रेजिस्टेंट है। बायोटिक का मतलब होता है लिविंग। भाई लिविंग, जैसे कि भाई बहुत सारे बैक्टीरियाज, फंगाई, वायरसेस, इनकी वजह से डिजीजेस होती हैं प्लांट्स को भी। इंसेक्ट्स वगैरह का हमला होता है, जो एसके हेलमिंथीज, नीमाटोड्स जो हमने पढ़े हैं, वो अटैक करते हैं। तो प्लांट जो है, इनसे प्लांट को कितना डैमेज होता है ये हम लोग देखते हैं। इसके अलावा एबायोटिक फैक्टर जैसे ड्रॉट, सूखा पड़ा हो, सॉइल की सैलिनिटी, सॉइल में कितना सॉल्ट है, वाटर लॉगिंग, भाई वाटर की वजह से जो आपके जो होल्स होते हैं वो बंद हो जाए तो उस केस में आपका प्लांट जिंदा रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा, या कितना टेम्परेचर टॉलरेट कर सकता है, ठंड में जिंदा रह सकता है या फिर नहीं, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सब भी हम लोग देखते हैं सीड सिलेक्शन से पहले। इसके अलावा चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन। हर कोई चाहता है कि उसका प्लांट जल्दी से जल्दी बड़ा हो जाए, ताकि उसे जल्दी से जल्दी आगे वो यूज में ले सके या बेच सके और पैसे मुनाफा जो है वो कमा सके। तो हम लोग ऐसा प्लांट ग्रो करना चाहेंगे जिसका हार्वेस्टिंग पीरियड कम हो, उसके मैच्योर होने का टाइम पीरियड जो है वो कम हो, तो जिसकी वजह से हम लोग कम समय में ज्यादा से ज्यादा मुनाफा जो है उसे कमा पाएंगे। इसके अलावा हम लोग ये भी देखते हैं कि जो सीड्स आपने जो जमीन में डाले हैं, वो सारे के सारे सीड्स एक साथ ग्रो करें। क्योंकि भाई अगर अलग अलग टाइम पे मैच्योर होंगे तो आपको अलग अलग बार मेहनत मशक्कत करनी पड़ेगी, उससे दूसरे प्लांट्स को भी नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग ये दो चीजें इसमें देखते हैं, एक तो आपका जो क्रॉप है वो जल्दी से जल्दी मैच्योर हो जाए, और दूसरा हम लोग ये चाहेंगे कि सारे सीड्स एक साथ ग्रो करें, जर्मिनेट हो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम लोग देखते हैं वो है वाइडर एडेप्टेबिलिटी, कि अचानक से अगर मौसम बदल जाए तो प्लांट अपने आप को एडेप्ट कर पाए, मॉडिफाई कर पाए, मर ना जाए। हार्श कंडीशन जब जो बुरा वक्त आए तो उस केस में वो मरे नहीं, ग्रो करता रहे, अपने आप को मॉडिफाई करके, अपने अंदर एडेप्टेशंस ला करके। और नेक्स्ट और आखिरी जो हम लोग देखते हैं फैक्टर वो ये है डिजायरेबल एग्रोनॉमिक करेक्टर्स। जैसा आपकी रिक्वायरमेंट है, क्या वैसे करेक्टर्स उसमें है या नहीं। जैसे कि अगर आपको फोडर क्रॉप चाहिए, चारा चाहिए, तो आप लोग ये देखेंगे कि जो क्रॉप है वो लंबी हो। मान लो आप घास ही उगा रहे हो खाने के लिए, कैटल्स के लिए, तो आप ये चाहेंगे कि घास लंबी से लंबी हो जाए, घास जो है एकदम घनी हो, उसमें ब्रांचिंग वगैरह बहुत हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा चारा जो है, फोडर जो है, वो हमारे कैटल्स को, एनिमल्स को मिल पाए, है ना। या फिर अगर आप चाहते हैं कि आप सीरियल्स ग्रो कर रहे हैं, आप अनाज वगैरह उगा रहे हैं, चाहे मान लीजिए गेहूं ही हम लोग उगा रहे हैं, तो हम लोग ये चाहेंगे कि वो जो सीरियल या जो गेहूं है, व्हीट है, उसका प्लांट ज्यादा लंबा ना हो। क्योंकि प्लांट जितना ज्यादा लंबा होगा, उससे न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट भी उतनी ही ज्यादा होगी। और भाई न्यूट्रिएंट्स इसको कहां से मिलेंगे, न्यूट्रिएंट्स इसे मिलते हैं सॉइल से। तो सॉइल से जब अगर ये प्लांट ज्यादा न्यूट्रिएंट्स ले लेगा, तो जब इस क्रॉप के बाद आप दूसरी क्रॉप ग्रो करने आओगे तो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स बचेंगे ही नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, मतलब कि उस सॉइल पर, जमीन पर आप कोई और क्रॉप प्रोडक्शन नहीं करेंगे, आप उसको छोड़ देंगे महीने भर के लिए, 6 महीने के लिए, ताकि न्यूट्रिएंट्स जो आपके प्लांट्स ने एब्जॉर्ब कर लिए थे, वो न्यूट्रिएंट्स आपकी सॉइल में फिर से आ सके, और वापस से हम लोग एक बार क्रॉप प्रोडक्शन जो है उसे कर सके। तो बच्चों अगर हम लोग बात करें इन टेक्स्ट क्वेश्चंस की, तो यहाँ पहला जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हाउ डू बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स अफेक्ट क्रॉप प्रोडक्शन। तो जैसा अभी हमने देखा कि भाई प्लांट्स पर बहुत सारे डिजीज कॉजिंग माइक्रोब, चाहे बैक्टीरिया हो, फंगाई हो,
या इंसेक्ट्स हो, नीमाटोड्स हो, ये सब के सब का असर होता है, जिसकी वजह से हमारा जो यील्ड है वो कम हो सकता है। एबायोटिक फैक्टर मैंने बताया, ड्रॉट, सैलिनिटी, वाटर लॉगिंग, हीट, कोल्ड, फ्रॉस्ट एटसेट्रा। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर द डिजायरेबल एग्रोनोमिक करेक्टरिस्टिक्स फॉर क्रॉप इम्प्रूवमेंट? ये अभी हम लोगों ने पढ़े हैं जस्ट लास्ट। ये सब होने चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया, सीरियल्स हो तो छोटे हो, और अगर फूडर हो तो लंबा हो और घना हो। ठीक है, तो ये हमारा पहला स्टेप हुआ फार्मिंग का, है ना, जिसमें हम लोग सीड सिलेक्शन कर रहे हैं। सेकंड, दूसरा जो स्टेप है वो है क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। कि भाई अब आपको, आपने सीड सेलेक्ट कर लिया, अब आप क्या करने जा रहे हैं, जो आपकी क्रॉप है उसे अब आप ग्रो करने जा रहे हैं। ये जो क्रॉप है, हम लोग देखते हैं कि भाई हमारे पास में जमीन कितनी है, हमारे पास में फार्मिंग के लिए जो इक्विपमेंट्स हैं वो कौन से हैं, वो कितने हैं, वो किस टाइप के हैं, और उससे भी इंपॉर्टेंट ये कि हमारे पास में क्रॉप प्रोडक्शन के लिए अवेलेबिलिटी ऑफ मनी, पैसा जो है वो कितना है। जितना ज्यादा पैसा, आप उतनी ही ज्यादा बढ़िया और ज्यादा क्रॉप का प्रोडक्शन कर सकते हैं। पैसा कम पड़ जाएगा तो ये क्रॉप प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा। तो इस क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट में हमें बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं कि भाई आपके क्रॉप को न्यूट्रिएंट्स कौन से मिले, कहाँ से मिले, उनमें ज्यादा पैसा खर्च ना हो, है ना। तो हम लोग इस टॉपिक में यही सब चीजें देखने जा रहे हैं। सबसे पहले क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट में हम लोग बात करेंगे न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की, कि प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स हम लोग कैसे, कहां से प्रोवाइड कर सकें कम से कम दामों पर, उसकी हम लोग बात करेंगे। चाहे डेवलपमेंट हो, ग्रोथ हो या वेलबींग हो, इन तीनों कामों के लिए हमें फूड चाहिए, खाना चाहिए, क्योंकि इनसे हमें जरूरी न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स मिलते हैं। मतलब हम लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्लांट्स पर ही डिपेंडेंट हैं। तो प्लांट्स जो हैं उनके अंदर भी न्यूट्रिएंट जो है वो वैसे न्यूट्रिएंट होने चाहिए। अब ये न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को या तो एयर से मिलते हैं, या वाटर से, पानी से मिलते हैं, या फिर ये मिलते हैं कहां से, सॉइल से मिलते हैं। कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि प्लांट्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन ये तो जनरली एयर से मिल जाते हैं, हाइड्रोजन जो है वो पानी से मिल जाता है, और इसके अलावा सॉइल से 13 और तरीके के, 13 और टाइप के न्यूट्रिएंट जो है वो प्लांट को मिल जाते हैं सॉइल से। इनमें से कुछ प्लांट्स को बहुत ज्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं, ऐसे न्यूट्रिएंट्स को बोलते बच्चों आज कुछ नेटवर्क इशू कुछ ज्यादा ही आ रहा है।
इसको चलो बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि नेटवर्क यहाँ पर बिल्कुल नहीं आ रहा आज, पता नहीं क्या हुआ है सुबह से। आप एक बार मुझे इतना बता दीजिए, मैंने जो लास्ट चीज आपको बोली वो क्या बोली, क्या मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मैंने बता दिए? मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मैंने बता दिए। लास्ट चीज जो मैंने बताई, अच्छा ठीक है, मैक्रो और माइक्रो ही बता रहा था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट जो हैं उनसे स्टार्टिंग करेंगे। चलिए तब तक आप लोग एक बार चैप्टर को रीड कर लीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।